इकबाल साजिद का एक बड़ा मशहूर शेर है, गुर्बत की तेज़ आग पे अक्सर पकाई भूख, खुशहालियों के शहर में क्या कुछ नहीं किया। ये शेर गुर्बत या गरीबी का भावनात्मक पहलू दिखाता है। भावनाएं सब्जेक्टिव होती हैं। कुछ लोगों के लिए गरीबी का मुद्दा सेंसिटिव हो सकता है तो किसी का दिल भी पसीज सकता है, मगर ये भी संभव है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसी चीज़ को इग्नोर करे, उसे फ़र्क ही ना पड़े। इसलिए गरीबी का पैमाना भावनाओं के बजाय आंकड़ों से तय किया जाता है। कौन गरीब है और कौन नहीं, इसके लिए कुछ मानक बनाए गए हैं। सरकारी भाषा में इसे कहते हैं गरीबी रेखा, पार्टी लाइन। दुनिया भर के देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने समय समय पर इसकी परिभाषा बनाई है, बदली है, नए मानक बनाए हैं, जिसके चलते गरीबों की संख्या में अंतर आता रहता है। आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने नई गरीबी रेखा बनाने का सुझाव दिया है। वो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HCES पर आयोजित एक वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे थे। वहाँ बोले, हमारे देश में भी जिस तरह से गरीबी मापी जा रही है वो तरीका आउटडेटेड हो चुका है। सवाल यह है कि क्या हमें एक नई गरीबी रेखा बनानी चाहिए जिसमें HCES के डेटा का इस्तेमाल हो। देबरॉय के बयान के बाद गरीबी रेखा पर नई बहस शुरू हुई। तो आज हम समझेंगे कि अभी भारत में गरीबी कैसे तय हो रही है, नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पार्टी क्या है और क्या वाकई भारत को नई गरीबी रेखा की ज़रूरत है। क्या इसकी वजह से नए लोग भी गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इसके पहले जब भी गरीबी रेखा में बदलाव हुआ तब गरीबों की संख्या में फ़र्क आ गया और लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि इतने लोगों को हमने गरीब से ऊपर ले आया, गरीबी से। क्या तिया पाचा है, जानेंगे आज। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिल टॉपिक्स को आसान तरीके से समझाने वाला हमारा कार्यक्रम आसान भाषा में। सबसे पहले गरीबी की परिभाषा को जानते हैं। गरीबी वो अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के पास बुनियादी चीज़ों की पूर्ति के लिए पैसा नहीं होता। बुनियादी ज़रूरत देशों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, उसके लिए ज़रूरी पैसा भी अलग अलग हो सकता है इन्फ्लेशन के हिसाब से। इसलिए अलग अलग देशों ने अपने हिसाब से नियम बनाए। जैसे अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज HHS गरीबी रेखा को तय करता है। अमेरिका में 6 व्यक्तियों के परिवार के लिए लगभग $42,000 की आय का मानक है। अगर 6 व्यक्तियों के परिवार की सालाना आमदनी 34 लाख रुपए से कम है US में, तो उसे गरीबी रेखा से नीचे मान लिया जाता है। ऐसे परिवारों को सरकार की मदद मिलती है। 2022 में अमेरिका में गरीबी दर 11.5% थी। ब्रिटेन पे आते हैं। यहाँ मुल्क की औसत आय का 60% से कम कमाने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। 2023 में औसत आय 37 लाख रुपए थी, यानी सालाना 22 लाख से कम कमाने वाले लोग गरीब माने गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में ब्रिटेन की लगभग 17% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। भारत पर आते हैं। भारत में कैसे तय होती है? इस समय भारत में जो मानक चल रहा है उसकी रूपरेखा तेंदुलकर कमेटी ने तय की थी। ये कमेटी 2005 में योजना आयोग ने बनाई थी। अब योजना आयोग नहीं है, नीति आयोग है। गरीबी मापने वाली विधियों की समीक्षा के लिए ये कमेटी बनी थी। कमेटी का चेयरमैन बनाया गया अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर को। उन्हीं के नाम पर इसे तेंदुलकर कमेटी कहा गया। तेंदुलकर कमेटी ने 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। क्या था इसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 27 रुपए से कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना गया। यही चीज़ शहर के लिए 33 रुपए रखी गई। इतनी कम लिमिट के बावजूद 2009-10 में 29.8% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। सोचिए, इतने सारे लोग इससे भी कम खर्च कर रहे थे, इतने गरीब थे। 2012 में भारत सरकार को लगा कि गरीबी रेखा की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। इसी मकसद से रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर C रंगराजन के नेतृत्व में एक और कमेटी बनाई गई। रंगराजन कमेटी ने 2014 में रिपोर्ट सौंपी। उनकी रिपोर्ट में क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 32 रुपए से कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना गया। यही लिमिट शहर के लिए 47 रुपए रखी गई। रंगराजन कमेटी के हिसाब से 2011-12 में भारत में 29.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, एक तिहाई। तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से उसी बरस ये आंकड़ा 21.9% के आसपास बैठता था। हालांकि रंगराजन कमेटी की सिफारिशों को सरकार ने कभी लागू ही नहीं किया। अभी के आंकड़े क्या कहते हैं?
फरवरी 2024 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तेंदुलकर कमेटी द्वारा तय की गई गरीबी रेखा से जुड़ी एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिसर्चर्स ने 2009 वाली गरीबी रेखा को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करके एक अनुमान लगाया। उनकी रिसर्च में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर 54 रुपए से कम खर्च हो या शहर में प्रतिदिन 64 रुपए से कम खर्च हो तो उसे गरीब माना गया। एसबीआई की रिपोर्ट में सामने आया कि 2022-23 में लगभग 7 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। इसके अलावा भी कई और डेटा सेट्स हैं जिनमें गरीबों की संख्या अलग अलग मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे को डिटेल में खंगालने के बाद पिछले दिनों इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट छापी थी। इसके मुताबिक 2022-23 में भारत में सिर्फ 2.2% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। मिनिस्ट्री की गरीबी रेखा का आधार इंटरनेशनल पावर्टी लाइन थी, IPL। इसे वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से प्रतिदिन $1.90 यानी लगभग 158 रुपए से कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना गया। इन्हीं मानकों के आधार पर वर्ल्ड बैंक ने बताया था कि 2021 में भारत में 12.3% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। लगभग 16 से 17 करोड़ लोग होते हैं ये। जबकि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के हिसाब से जब निकालेंगे तो ये आंकड़ा 2.2% पर था। 2.2 कितना? लगभग 3 करोड़। जबकि एसबीआई रिसर्चर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 7 करोड़ थी। ये 7 करोड़ लोग प्रतिदिन 64 रुपए से कम खर्च कर पा रहे थे। 2022-23 में मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि सिर्फ 3 करोड़ लोग 158 रुपए से कम खर्च कर पा रहे हैं। ये अब काफ़ी वियर्ड लगता है, यानी दो अलग अलग डेटा में एक ही देश में गरीबों की संख्या करोड़ों के अंतर से अलग अलग आ रही है। यहाँ 2 रिपोर्ट्स हैं, दोनों में गरीबी के बारे में बात हो रही है, मगर दोनों में गरीबों की संख्या अंतर दे रही है। और बिना सही डेटा के गरीबी से निपटने के लिए कोई ज़रूरी फैसले तो नहीं ले पाएगी सरकार। ये बात हुई पैसे की गरीबी की। इकोनॉमिक्स में एक और तरीके की गरीबी के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें गरीबी का पैमाना सिर्फ पैसे खर्च करने की क्षमता नहीं बल्कि कुछ और चीज़ों से तय होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह। ये मानक नीति आयोग ने भी अपनाए हैं। नीति आयोग भारत सरकार का सबसे बड़ा पॉलिसी थिंक टैंक है। पॉलिसी पे गवर्नमेंट को एडवाइस करना है उसने गरीबी मापने के लिए जो पैमाना बनाया है उसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI। ये संयुक्त राष्ट्र के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से ही प्रेरित है। इसमें क्या होता है? 3 बेसिक ज़रूरतों का ध्यान में रखा जाता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, रहन सहन का आपका स्तर क्या है। इन पैमानों को मापने के लिए 12 अलग अलग इंडिकेटर्स और हैं, जैसे हेल्थ के मामले में न्यूट्रिशन एक इंडिकेटर है, पोषण कितना मिला आपको। एजुकेशन के मामले में कितने साल स्कूल में पढ़ाई कर पाए आप, ये इंडिकेटर है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में पीने का पानी, बैंक अकाउंट, बिजली कनेक्शन और सैनिटेशन जैसे इंडिकेटर्स हैं। इन सब को ध्यान में रखकर देश में गरीबी का हाल मापा जाता है। नीति आयोग के MPI के मुताबिक भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कमी आई है, ऐसा उनका कहना है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 में लगभग 29% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। ये संख्या 2022-23 में 11.3% के करीब आ गई है, यानी 8 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेवल से बाहर निकाला गया है या वो आ गए हैं, ऐसा दावा है। अब एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ आप लोग चलिए। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का इस्तेमाल गरीबी तय करने के लिए कैसे किया जा सकता है, इसे समझिए। जब हम पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले हम एक कंजम्पशन बास्केट डिसाइड करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि जो हाउस होल्ड्स इस कंजम्पशन बास्केट को खरीद पा रहे हैं या कंज्यूम कर पा रहे हैं उनका एक्सपेंडिचर कितना है। फिर जो एक्सपेंडिचर होता है उसी को हम कट ऑफ मान लेते हैं, यानी कि पॉवर्टी लाइन मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक कंजम्पशन बास्केट डिसाइड करें और फिर आप जाकर के मार्केट प्राइस पर ये देख लें कि उसकी कीमत कितनी है, ऐसा नहीं होता है। हम ये देखते हैं कि ये जो कंजम्पशन बास्केट हमने डिसाइड करी है इसको जो हाउस होल्ड्स कंज्यूम कर पा रहे हैं वो एक्चुअली कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, उसी को हम लोग पॉवर्टी लाइन मानते हैं। विवेक देवरॉय ने पुराने मानकों पर सवाल उठाए, कहा कि नई गरीबी रेखा की ज़रूरत है जिसमें HCES के डेटा का इस्तेमाल किया जाए।
क्या वाकई नई गरीबी रेखा की आवश्यकता है? और अगर ऐसी कोई नई गरीबी रेखा बनाई जाती है तो उसमें किन किन मानकों का ध्यान रखा जाना चाहिए? अब ये समझिए। अब अगर हम ये देखें कि क्या पॉवर्टी लाइन को रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन को रिवाइज करने की ज़रूरत है। और इसीलिए रंगराजन एक्सपर्ट ग्रुप का भी गठन हुआ था, जिसके रिकमेंडेशंस को उस टाइम पर एक्सेप्ट नहीं किया गया था। लेकिन इससे ये तो प्रमाणित हो ही जाता है कि पॉवर्टी लाइन को रिवाइज करने की ज़रूरत काफ़ी वक्त से है। अब उसके बाद में अगर हम ये देखें कि क्या-क्या क्राइटेरियाज़ होने चाहिए नए पॉवर्टी लाइन में, तो उसके लिए क्लियरली काफ़ी डिबेट की ज़रूरत है, एक्सपर्ट ग्रुप उसके लिए गठित होना चाहिए। और अगर हम देखें कि रंगराजन कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हैं ये देखने के लिए कि क्या-क्या नए क्राइटेरियाज़ हो सकते हैं। जैसा कि रंगराजन ग्रुप ने बात करी थी कि फूड कंपोनेंट के अलावा भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि हाउस रेंट, कन्वेयंस, हेल्थ, एजुकेशन, इनको भी पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड किया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी हाउसहोल्ड है या कोई भी व्यक्ति है, वो सिर्फ़ खाने पर तो जीवित नहीं रहता है। इसलिए जो एक्चुअल कंडीशंस हैं या जो असली हालात हैं लोगों के, उसके लिए हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रॉड बास्केट की ज़रूरत होगी। और काफ़ी ज़रूरी है कि हम इन नई चीज़ों को भी इंक्लूड करें। उसके अलावा अगर हम देखें तो कंज़म्पशन पैटर्न्स में काफ़ी चेंज आ गया है समय के साथ में, तो उसको भी कंसिडर करने की ज़रूरत है। और जो है तेंदुलकर ग्रुप में अगर हम देखें तो तेंदुलकर ग्रुप एक अर्बन बास्केट को ही कंसिडर करता है और रूरल पॉवर्टी भी उसी के बेसिस पर एस्टिमेट की जाती है। तो रूरल और अर्बन बास्केट अलग-अलग होना चाहिए, जैसा कि तेंदुलकर ग्रुप से पहले होता था। और रंगराजन ग्रुप में भी अलग-अलग बास्केट्स ही ली गई थी रूरल और अर्बन के लिए। तो इस पर भी इसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उठा था, वो ये था कि जो पॉवर्टी लाइन है, वो सब्सिडीज़ को कंसिडर नहीं करती है। यानी कि जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, उसके अलावा और भी काफ़ी सब्सिडीज़ होती हैं, जो कि गरीब तबके के लिए सरकार समय-समय पर लाती रहती है। तो असल में जो गरीब लोग खर्चा करते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग कंज़्यूम कर पाते हैं, क्योंकि उनको सब्सिडी मिलती है, कुछ चीज़ें फ्री में भी उनका प्रोविज़न किया जाता है। तो कुछ उसके लिए भी, उसको भी इंक्लूड करने के लिए, उसको भी बेसिकली उसका इफ़ेक्ट देखने के लिए भी कोशिश की जानी चाहिए, ताकि हम एक करेक्ट एस्टीमेट पर पहुँच सकें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत मुश्किल है एक परफ़ेक्ट पॉवर्टी लाइन पर पहुँचना, क्योंकि बहुत सारी जो हैं दिक्कतें मेज़रमेंट में आती हैं, क्योंकि डेटा के भी लिमिटेशंस होते हैं। और क्राइटेरिया भी मुझे नहीं लगता कि कोई परफेक्ट क्राइटेरिया कोई भी दे सकता है। तो इस पर भी काफ़ी डिबेट होने के बाद में हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि रिविज़न की आवश्यकता है और इसको ब्रॉड बेस्ड बनाया जाना चाहिए। उसके अलावा अगर ये बात करी जाए कि क्या इसमें, अगर पॉवर्टी लाइन चेंज होती है, तो क्या इसमें कुछ नए लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आने की संभावनाएं हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल संभावनाएं हैं। जैसा कि आप रंगराजन जो एस्टिमेट्स हैं, उनको भी अगर देखेंगे, तो वो तेंदुलकर एस्टिमेट्स से काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसा कि तेंदुलकर एस्टिमेट्स जो हैं, वो 25.7% है रूरल के लिए और 13.7 है अर्बन के लिए। और अगर आप रंगराजन को देखेंगे, तो रूरल एस्टिमेट्स 30.9% है और अर्बन एस्टिमेट्स 26.4% है। तो दोनों ही एस्टिमेट्स, रूरल और अर्बन, रंगराजन के हिसाब से ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू तेंदुलकर। और अगर आप ऑल इंडिया भी देखेंगे, तो जो रंगराजन का एस्टिमेट है वो 29.5% है, जबकि तेंदुलकर का एस्टिमेट जो है वो 21.9% है। गरीबी रेखा पर काम करने के लिए गरीबी की असल सिचुएशन को भी समझना ज़रूरी है। इसके लिए जो भी ज़रूरी कदम हैं उन्हें उठाना चाहिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड आसान भाषा में का लिखा था आकाश ने और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।